नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की। ये एक ऐसा मामला है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बना। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी भी है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि वो खतरनाक साजिश क्या थी। फिर पीएफआई की पहचान और उसकी विचारधारा को समझेंगे। उसके बाद उनकी गतिविधियों, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस और फंडिंग पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सरकार ने क्या एक्शन लिया और क्या ये एक पूरा समाधान है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य आरोप की जिसने पीएफआई को, कह सकते हैं, पूरे देश की नज़रों में ला दिया। ये जो बयान आप देख रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाला है। ये एनआईए की चार्जशीट का हिस्सा है जो एक प्रोटेक्टेड विटनेस ने दिया था। अब सोचिए, ये बयान सीधा सीधा दिखाता है कि पीएफआई को हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों माना गया। ये तो सीधे तौर पर देश की संप्रभुता को, उसकी सॉवरेनिटी को चुनौती देने वाली बात है। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई का जो अल्टीमेट गोल था वो कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन या सोशल वर्क नहीं था। नहीं, उनका प्लान था 2047 तक, ध्यान दीजिएगा, साल 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक आर्म्ड रिवोल्ट, मतलब एक सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना। और ये आरोप, ये इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई है क्या? कौन सा संगठन है ये जिसके इरादे इतने खतरनाक बताए जा रहे हैं? चलिए अब इस गंभीर आरोप से आगे बढ़ते हैं और इस संगठन की जड़ों को, इसकी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, पीएफआई को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों को देखना होगा। और ये जड़ें जुड़ी हैं एक और बैन किए गए संगठन से जिसका नाम था सिमी। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। 1977 में सिमी बना, 2001 में उस पर बैन लगा दिया गया और फिर कुछ ही साल बाद 2006 में 3 संगठनों को मिलाकर केरल में पीएफआई का गठन हो जाता है। अगले ही साल 2007 में इसे ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया जाता है। अब जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानती, उनका मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। अब यह बहुत दिलचस्प है। यहाँ देखिए, दोनों संगठनों में कॉमन क्या है। एक तरफ सिमी जो बैन हो चुका था और दूसरी तरफ पीएफआई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है लीडरशिप। जो लोग सिमी में टॉप पर थे वही लोग पीएफआई के भी फाउंडर और बड़े नेता बने। तो इससे ये तर्क और भी मजबूत हो जाता है कि पीएफआई असल में एक नए नाम के साथ सिमी का ही दूसरा रूप था। पीएफआई का काम करने का तरीका भी काफी फैला हुआ था। वो सिर्फ एक संगठन बनकर नहीं रहे, उन्होंने समाज के हर हिस्से में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। जैसे राजनीति के लिए एसडीपीआई बना दी, स्टूडेंट्स के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट, और तो और एनजीओज भी बनाए। मतलब एक पूरी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी ताकि समाज के अलग अलग तबकों में पैठ बनाई जा सके। चलिए अब बात करते हैं उन गतिविधियों की जिनका एक लंबा चौड़ा, कह सकते हैं, काला चिट्ठा है। वो गैर कानूनी काम जिनके आरोप पीएफआई के सदस्यों पर सालों से लगते आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं 2010 के इस केस से। ये शायद पीएफआई की क्रूरता का सबसे दहला देने वाला शुरुआती मामला था। सोचिए, केरल में एक प्रोफेसर का दाहिना हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन पर आरोप था कि एग्जाम के पेपर में उन्होंने ईशनिंदा की है। दिन दहाड़े इस तरह का हमला, ये दिखाता है कि ये संगठन अपने कट्टरपंथी विचारों को लागू करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और इसी एक घटना ने पीएफआई को पहली बार नेशनल लेवल पर गलत वजह से सुर्खियों में ला गया था। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। 2014 में केरल सरकार ने खुद एक हलफनामा दिया था। उसके मुताबिक पीएफआई कार्यकर्ताओं से जुड़े 106 सांप्रदायिक मामले दर्ज थे, 106। और इतना ही नहीं, उसी रिपोर्ट में 27 सांप्रदायिक हत्याओं और 86 हत्या की कोशिशों का भी जिक्र था। तो ये कोई हवाई बातें नहीं थी, ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। और जब आप इन सब अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कहीं हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप, तो कहीं कन्नूर से पीएफआई कार्यकर्ताओं का आईएसएस में शामिल हो जाना, फिर सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप, कर्नाटक हिजाब विवाद में इनकी स्टूडेंट विंग का नाम आना, और कई राज्यों में दंगे भड़काने में भी इनकी भूमिका पर सवाल उठे। तो मतलब इन सभी एक्टिविटीज का मकसद एक ही बताया गया, देश में अस्थिरता पैदा करना। देखिए, जब कोई खतरा देश के अंदर इतना बड़ा हो रहा हो तो अक्सर उसे बाहर से भी सपोर्ट मिलता है।
तो चलिए अब देखते हैं पीएफआई के कथित इंटरनेशनल कनेक्शंस और इसकी फंडिंग को। आरोप ये हैं कि पीएफआई के तार सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं थे। तुर्की के एक एनजीओ आईएचएच से इनके लिंक होने की बात सामने आई और इस आईएचएच पर खुद सीरिया और लीबिया में आतंकी गुटों को हथियार देने के आरोप हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों में डर फैलाने के लिए फेक एसएमएस कैंपेन चलाने की भी आरोप लगे। फंडिंग की बात करें तो मिडिल ईस्ट से काफी डोनेशन आता था और इसके अलावा हवाला के जरिए भी पैसा पहुंचता था। तो ये सब मिलकर इस मामले को एक घरेलू मुद्दे से कहीं ज्यादा एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बना देते हैं। तो इतने सारे गंभीर आरोपों के बाद सवाल उठता है कि भारत सरकार ने आखिर किया क्या? क्या कोई निर्णायक कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल, सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। पहला कदम था देश भर में एक साथ छापे मारना। एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने पीएफआई के दफ्तरों और नेताओं के घरों पर एक साथ रेड की और इसके बाद दूसरा और सबसे बड़ा कदम उठाया गया 28 सितंबर 2022 को, जब गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 और संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये बैन यूएपीए कानून के तहत 5 साल के लिए लगाया गया और कारण वही बताया गया, ऐसी गतिविधियां जो देश की एकता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है। तो ठीक है, संगठन पर बैन लग गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? ये एक्शन कट्टरपंथी की प्रकृति को लेकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। इस पैटर्न को देखिए जरा। 1977 में सिमी बना, 2001 में बैन हो गया। ठीक 6 साल बाद 2007 में पीएफआई लॉन्च हुआ और 2022 में वो भी बैन हो गया। तो क्या ये एक साइकिल है जो बार बार दोहराई जा रही है? क्या कुछ सालों बाद कोई और संगठन किसी नए नाम से इसी विचारधारा को लेकर फिर से खड़ा हो जाएगा? और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या किसी संगठन पर सिर्फ बैन लगा देना उसकी खतरनाक विचारधारा को सच में खत्म कर सकता है? खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत गहरा सवाल है कि सिर्फ कानूनी कार्रवाई के अलावा ऐसी कट्टरपंथी विचारधाराओं से निपटने का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि आखिर में ये लड़ाई सिर्फ एक संगठन को खत्म करने की नहीं है, ये लड़ाई एक विचार को बेअसर करने की है।